बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। अमेरिका का पाकिस्तान पर बदस्तूर दबाव का सिलसिला जारी है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से अब पाकिस्तान की जो इमदाद है वो अमेरिकी सेनेट की एक कमेटी ने वो मशरूत कर दी है और पाकिस्तान से मुतालबा किया जा रहा है कि जब तक वो लश्कर तैयबा, हक्कानी नेटवर्क और इस तरह के दीगर ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, पाकिस्तान की ये इमदाद रोकी जाएगी और पाकिस्तान की जो ये इमदाद है ये मशरूत ही रखी जाएगी। हमने देखा गुज़िश्ता दिनों मार्क मलन से मुलाकात हुई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी की, और इसके साथ साथ हिना रब्बानी खर जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी अमेरिका का दौरा किया और उसके बाद तफसील से बातचीत भी हुई। लेकिन अमेरिका की जानिब से मुसलसल दबाव बढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। काबुल में गुज़िश्ता दिनों जो कुछ हुआ उसका भी इल्जाम आयद किया गया हक्कानी नेटवर्क पर और उसके बाद मुसलसल ये दबाव डाला जा रहा है और पाकिस्तान से मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान मजीद कार्रवाई करे। आज अमेरिका के इन इल्जामात के बाद दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आया है और दफ्तर खारजा ने कहा है कि हक्कानी नेटवर्क से राब्तों का इल्जाम सरासर गलत है। पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के जरिए अमेरिका के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई प्रॉक्सी वार नहीं कर रहा, क्योंकि अमेरिका ने यह इल्जाम भी आयद किया है कि पाकिस्तान इस नेटवर्क के जरिए एक प्रॉक्सी वार कर रहा है। दफ्तर खारजा का यह भी कहना था कि इस तरह के बयानात पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बाहमी एतमाद का रिश्ता है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज वज़ीर इत्तलात की जानिब से भी इस बयान के हवाले से बिल्कुल इसी किस्म का मौक़िफ़ सामने आया और हमने देखा कि इससे पहले भी वज़ारत दाखिला की सतह पर भी ये बातचीत हुई है कि अगर इस तरह की कोई बात है तो पाकिस्तान को शवाहिद दिए जाए और पाकिस्तान को इसकी इंटेलिजेंस दी जाए, पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान अब किस सिमत जाएगा और अमेरिका अब मजीद क्या चाहता है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पेशावर स्टूडियो से दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह ने, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उमूर पे नज़र रखती हैं मोहतरमा सिंबल खान ने। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया सिंबल खान साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब, ये इमदाद अब मशरूत कर दी गई है, अमेरिका की सेनेट कमेटी ने इस इमदाद को मशरूत किया है और आप बयानात भी देख रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बात को भी वाज़े किया है कि पाकिस्तान का बिल्कुल भी किसी ऐसे नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका बज़िद है कि पाकिस्तान कार्रवाई करे। इसके असरात क्या हो सकते हैं? दरअसल मेरे ख्याल में जो ही अमेरिकन यूएस फोर्सेस और फॉरेन फोर्सेस के विड्रॉल का टाइम नज़दीक आ रहा है, तालिबान ने, अफ़गानिस्तान के तालिबान ने उनके ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू किया है और जो 2-3 वाक़यात पे पे हुए हैं उससे लगता है कि अमेरिका परेशान और खौफ का शिकार है। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो इस सारे मामले को कंडक्ट करा रहे हैं, फाइनली ऐसा ना हो, और मेरा ख्याल है कि शायद ऐसे ही होगा कि वियतनाम की जो सूरत हाल थी वहाँ से जो उनका फ़ौजों का इनखला था, मेरे ख्याल में ये सूरत हाल उसी तरह हो जाएगी और इसी परेशानी में वो हमेशा, जैसे वहाँ पर उन्होंने जो पड़ोसी मुल्क था कंबोडिया, जो छोटा सा मुल्क है और उस वक़्त हो ची मिन्ह ट्रेल मशहूर थी और रशिया और चाइना उनकी हेल्प कर रहा था, लेकिन उसे छोटे मुल्क के ऊपर बमबारी शुरू कर दी थी कंबोडिया के ऊपर। तो मेरे ख्याल में अमेरिका इन्हीं हालात में पाकिस्तान के ऊपर दबाव, बल्कि मैं तो समझ रहा हूँ कि धमकियाँ दे रहा है और धमकियों के अलावा ये इमदाद वगैरह की तो उम्मीद भी हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने तहम्मुल से इन तमाम वाक़यात को देखना चाहिए और ये जो अमेरिका का इनखला है ये पाकिस्तान के मुफाद में है और मेरे ख्याल में इसमें असिस्ट करेगा कि वो यहाँ से पुरअमन तरीके से निकले और इस तमाम मामले में जो थोड़ा बहुत कोलेटरल डैमेज पाकिस्तान को पड़ेगा, मेरे ख्याल में उसके लिए पाकिस्तान तैयार रहे। ठीक है सिंबल खान साहब, आप फरमाइएगा, क्योंकि ये तो अमेरिका कहता था कि पाकिस्तान उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि इन धमकियों से तो ये साबित हो गया कि ये बात तो गलत थी। देखिए जी, इसकी कुछ तो तवक्को थी इस कदम की। आई थिंक जब पिछले महीनों में जो फौजी इमदाद थी, जब उसको रोका गया 800 मिलियन इमदाद को,
تو اسی وقت بھی کافی قیاس آرائیاں شروع ہو چکی ہوئی تھیں، اور جو کانگریس میں بھی جو ڈسکشن آ رہا تھا کہ اس قسم کا اقدام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی سینٹ میں تو یہ پاس ہوا ہے، دیکھیں اس پہ پریزیڈنٹ اوباما کا ویور اور وہ بھی کافی اس میں مسئلے رہیں گے، اس کو بھی لا بنتے بنتے اس کو بھی ان افیکٹ آتے آتے ٹائم لگے گا اس چیز کا، لیکن یہ ایسی کوئی غیر متوقع چیز نہیں ہے۔ آئی تھنک وہاں پہ جو جس لیول پہ افغانستان میں جنگ جس تہج پہ پہنچ چکی ہے وہ اب بہت بڑی پرائیورٹی بن چکی ہے، اور پاکستان اور یو ایس کے جو ریلیشنز ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ اس کو بالکل صرف افغان جنگ سے مشروط کیا جا چکا ہے، اور وہ اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے سالوں میں جو ہم کہتے تھے کہ یہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، اس کا افغانستان کے ساتھ تو صرف ایک انڈائریکٹ سا تعلق ہے، پاکستان اور امریکہ کے ایک بالکل بہت ڈیپ اور پرانے تعلقات ہیں، لیکن اب اس سے وہ جو بات ہے وہ ہٹتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور یہ اب تعلق جو ہے بالکل سارا کا سارا ایک ہوسٹیج ہو چکا ہے۔ جو افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ ہوسٹیج ہو چکا ہے، تو اس کو میرے خیال میں اسی نظر سے دیکھنا ہے، لیکن آگے جا کے ابھی معلوم ہوگا کہ جو اوباما ایڈمنسٹریشن ہے وہ خود اس کو جو ہے کتنا پرسو کرتے ہیں، اس سے ویور پریزیڈنٹ اپنا یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو کس طرح کریں گے۔ لیکن آئی تھنک یہ جو الیکشن ایئر آ رہا ہے وہ پریزیڈنٹ اوباما خود بھی بہت انڈر پریشر ہیں، اور وہ انڈر پریشر رہیں گے، یہ بہت سخت ہوگا۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان اور یو ایس ریلیشنز یہ جو نیکسٹ 1 ایئر ہے ٹل یو ایس الیکشنز جو ہو جاتے ہیں، نئے پریزیڈینشیل الیکشنز، اس وقت تک یہ بہت زیادہ اس میں ڈاؤن ورڈ اسپائرل کے نشان جی شاہ صاحب، یہ رغمال بنا لیا گیا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو افغانستان کے حوالے سے، یعنی ہاسٹیج بنا دیا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی اسی وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ وہ جو ایک ویتنام کی تاریخ تھی یا پھر حالیہ دنوں میں عراق کی تاریخ تھی، امریکہ اب وہ فیس سیونگ کے لیے چاہتا ہے کہ وہ تاریخ اس طرح سے نہ بنے؟ دراصل امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ان ریلائبل فرینڈ پاکستان کا رہا ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ 1957 سے جو ہم نے پالیسی اپنائی ہوئی ہے تھرو ویریس سٹیجز، ہمیں استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور اس کے بعد امریکہ چلا جاتا ہے۔ ان کے اپنے انٹرسٹ ہے، ایک سپر پاور ہے، ان کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، اور ہمیں یہ بہت پہلے سمجھنا چاہیے تھا۔ بہر صورت جو موجودہ حکومت ہے اور جو موجودہ قیادت ہے، فوجی قیادت، انہوں نے کم از کم یہ جو ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا اور ساتھ ہی 2 مئی کا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد جو ہے ریئلائز کیا کہ ہمارے کچھ نیوکلیئر ایسٹس ہیں، اس کے بارے میں امریکہ کے جو خیالات ہیں وغیرہ، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پالیسی اپنائی کہ ہم اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں گے یو ایس سے۔ یہ وار آن ٹیرر جو ہے وہ لڑیں گے، اپنے مفاد میں لڑیں گے، اور ابھی تک اگر پورے معاملے کو آپ دیکھیں تو یہ سارا معاملہ افغانستان کی وجہ سے ہے۔ وہاں پر یو ایس 10 سال سے رہ رہا ہے اور انہوں نے حالات خراب کیے ہیں۔ اس کا فال آؤٹ ہماری طرف پڑا۔ ہماری طرف جو فال آؤٹ پڑا تھا، ہم نے کوشش کی اور کوئی آپریشن کر کے تقریباً 70% جو ہے وہ سچویشن کو ہم نے سنبھال لیا ہے۔ ابھی 30% باقی ہے، لیکن ابھی وہ سٹیج آیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہے ملیٹریلی، اور یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان میں کس طرح حالات ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم فردر کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور انہی حالات میں یو ایس جو ہے ان کے فورسز وہاں پر ہے، جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ افغانستان میں کون سے آپریشن کیے ہیں یا آپ کریں گے کوئی، آپ وہاں پر موجود ہے، آپ کی میکسیمم فورسز ابھی تک موجود ہے، آپ کندھار میں کیوں آپریشن نہیں کرتے، یا یہ جو ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں کنڑ اور اوپر جو پروونس ہے نورستان، ان میں کیوں نہیں کر رہے وہاں پر؟ تو وہ طالبان جو ہے وہ 300 اور 400 کی دڑوں میں پھر رہے ہیں، تو اس بہر صورت وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اس وقت جو حالات ہیں وہ افغانستان کے سامنے رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے، اور ان حالات کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ سمبل خان صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ بریک لیتے ہیں، ایک بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سمبل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمبل خان صاحبہ، ڈیوڈ پیٹرس نے نیا عہدہ سنبھالا ہے، وہ تو بڑے جارحانہ تھے، پہلے بھی ڈرون حملوں کے متعلق
बहुत ज्यादा उनकी जारहाना पॉलिसी थी। इसका तो मतलब यह है कि यह सिलसिला अब जारी रहेगा, मजीद बढ़ेगा, और ड्रोन हमले तो हम पहले ही इस पर एहतजाज करते रहे हैं कि मसाइल पैदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल यही ख्याल है कि इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। और जैसे आपने फरमाया, पेट्रेयस जो जनरल पेट्रेयस हैं वो CIA के हेड बन के आ गए हैं अफगानिस्तान में ही वापस, और उनका जारहाना एक एग्रेसिव पॉलिसी रही है। लेकिन उसके साथ साथ ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ड्रोन प्रोग्राम है वो CIA चलाती है, पहले भी वही चला रही थी, तो हम जरूर तवक्को करेंगे कि उसमें भी इजाफा होगा। उसके साथ साथ वो जो JSOC की कार्रवाइयाँ हैं जिसमें नाइट रेड्स हैं, जो बहुत अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा जिस पे रहता है क्रिटिसिज्म रहता है, वो भी जारी रहेंगी। और मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट चीज वो है कि जो पॉलिसी वैसी नजर आ रही है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कुछ दिनों पहले, कि वो उनका फोकस ईस्टर्न अफगानिस्तान पे, अमेरिका का फोकस बहुत बढ़ गया है। उनकी जो स्ट्रैटेजी आ रही है जिसपे इन्होंने, जब प्रेसिडेंट ओबामा ने कहना शुरू किया है कि ट्रूप्स जो है विड्रॉल होगा, तो ट्रूप्स का विड्रॉल जो ज्यादा शुरू करना चाह रहे हैं वो साउथ से पुल आउट करना चाह रहे हैं। और उसका जो अब जो मिलिट्री के जो बाकी माइंदा जो ट्रूप्स होंगे, जो कॉम्बैट ट्रूप्स हैं, उनको ईस्टर्न अफगानिस्तान में फोकस करने का उनका प्रोग्राम नजर आता है, उनकी स्ट्रैटेजी नजर आती है। और इसी ईस्टर्न अफगानिस्तान में आप भी जानते हैं कि जो हकानी नेटवर्क है इनका बहुत एक तो मुझे ये कहना हकानी नेटवर्क पसंद नहीं आता, ये एक उन्हीं का नैरेटिव है जिसको हम भी अपना लेते हैं। हकानीज का जो एक एरिया, असर और रसूख का एरिया है ईस्टर्न अफगानिस्तान, और हकानीज मेरा ख्याल में जो है तालिबान का एक हिस्सा ही है। जो ईस्टर्न अफगानिस्तान वाले तालिबान हैं, उनकी जो फोर्सेस हैं उन पे अमेरिका का ज्यादा तवज्जो मरकूज हो गई है, और इसी सिलसिले में पाकिस्तान पे फिर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका है इन्हीं हकानी, जलालुद्दीन हकानी ग्रुप पे, क्योंकि ये तालिबान के हिस्सा हैं और इनका असर और रसूख पिछले 30 साल से इस एरिया में है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये प्रेशर यहाँ पे उन्होंने मूव किया है। पॉलिसी वही है जी कि तालिबान को, फोर्स को, जो मिलिट्री एक स्ट्रैटेजी होती है कि अपने ओपोनेंट को आप तोड़ के छोटा करें तो उनसे डील करना आसान हो जाता है, तो वो तालिबान की जो फोर्स है उनको तोड़ना है, और वो इसमें इसलिए उनका फोकस हकानी, जलालुद्दीन हकानी ग्रुप पे ज्यादा हो चुका है। और जो सदर्न तालिबान हैं, जो हेलमंद और कंधार के तालिबान हैं, उनसे मेरे ख्याल में किसी किस्म की कोई बैकडोर पीस डील या कोई ट्रूस या कोई सुलह की। ठीक है, वन लास्ट कमेंट शाह साहब, वे आउट क्या है पाकिस्तान के लिए इस वक्त, क्या ऑप्शंस हैं? दरअसल पाकिस्तान को पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान में जो बात की है सिमल खान ने सही है, लेकिन ये है कि तालिबान की जो मेन हेडक्वार्टर है या जो तालिबान है वो एक्चुअली कंधार बेस्ड है, और ये पूरे तालिबान मूवमेंट को तकरीबन कंधारी मुल्ला या कंधारी तालिबान कहा जाता था। उनमें से एक ही कमांडर जो उनके साथ था ईस्टर्न और सेंट्रल अफगानिस्तान से, वो हकानी था, और उनके शूरा में काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, उसमें से एक मेंबर हकानी है। और ये इतना है कि इतना मजबूत भी है, लेकिन बावजूद जब तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा किया तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हकानी को शायद वो गवर्नर बना दे, लेकिन उन्होंने कंधार में से मुल्ला रबानी को बुलाकर कंधार में गवर्नर बनाया और उनको कोई ओहदा नहीं दिया। तो ये असल हकीकत है हकानी की कि बहुत सारे। दूसरा ये है कि ये जो तालिबान है उनका मेन सेंटर ही कंधार और हेलमंड और वो एरिया है। अगर US इसको छोड़ देता है तो वो गलती पे होंगे, और उन्होंने अभी तक उनको न ब्रेक किया है। और तालिबान में एक यूनिटी है, मुल्ला उमर की एक पर्सनालिटी है, अमीरुल मोमिनीन वो कहलाते हैं, और मेरे ख्याल में कोई तालिबान फैक्शन जो है उनके हुक्म से सरगर्दानी नहीं कर सकते। तो US जो है वो इन परेशानियों में रहेगा। उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो पाकिस्तान भी सजेस्ट कर रहा है कि वो बातचीत का है, और वो सिंसेरिटी से बातचीत करे, और ये जो एरोगेंस है वो US अभी छोड़ दे। वो ये लड़ाई हार चुके हैं, और अगर उन्हें वापस जाना है तो उन्हें बातचीत करनी होगी, और वो बातचीत जो है उन्हें तालिबान से करनी होगी, और तालिबान की यही शर्त है। फिर वो चाहते हैं कि जाने के बाद वो यहाँ पर बेसिस छोड़ दें, और वो जो मौजूदा हुकूमत है, जो उनकी अपनी बनाई हुई हुकूमत है, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। उनको अगर बातचीत करनी है तो जो प्रोस्पेक्टिव गवर्नमेंट है जो वक्त में आएगी उनके साथ बातचीत करें,
اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ بیسس کی بات کرتے ہیں تو طالبان کے ساتھ اگر کوئی ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو یہ جو ہے ایک ڈیل ریکر ہوگا، کیونکہ وہ اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ان تمام حالات کو دیکھ کے پاکستان جس طرح بیلنس اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، 70% ایریا پہ کنٹرول ہے، اور ٹروپس کمٹ نہیں کر لینے چاہیے اور امریکہ کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے ان کو۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ سنبل خان صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور اب ہم اپنے پروگرام کے ذریعے سے ایک اور خبر آپ کو دے دیں، انتہائی اہم ترین خبر، ایک اور نیا سکینڈل۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے گزشتہ ہفتے سے کہ ہم آپ کو کرپشن ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی سکینڈل ہو، ثبوتوں کے ذریعے ہم اپنے پروگرام کے ذریعے آپ تک لا رہے ہیں۔ اپنے اس پروگرام کے ذریعے ایک اور خبر آپ کو دیتے چلیں کہ وزارت داخلہ نے ایک بار پھر دھجیاں اڑا دی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وزارت قانون کا اس ملک میں تصور ہی نہیں ہے۔ کیا وزارت قانون کو بند کر دیا جائے؟ یہ ہے اہم ترین سوال جو آج ہم اٹھا رہے ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ وزارت داخلہ نے مختلف ممالک سے بین الاقوامی معاہدے کرنے شروع کیے ہیں، اور ان معاہدوں میں وزارت قانون کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ وزارت خارجہ کی جانب سے وزارت داخلہ کو یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے بین الاقوامی معاہدوں میں آپ کو وزارت قانون کا موقف لینا ہوگا۔ اس موقف کو نہیں اپنایا گیا اور براہ راست معاہدے کیے گئے ہیں۔ ایک معاہدہ اس طرح ہوا ہے آذربائیجان کی حکومت کے ساتھ، اس کی منظوری کابینہ سے لی گئی ہے، ابھی معاہدہ نہیں ہوا لیکن اس کی منظوری کابینہ سے لے لی گئی ہے۔ منشیات کے 5 سمگلرز، بڑے سمگلرز جو کہ آذربائیجان میں قید تھے، وزارت داخلہ نے خود سے یہ فیصلہ کیا کہ معاہدہ شروع کر دیا جائے آذربائیجان کی حکومت کے ساتھ۔ حالانکہ وزارت خارجہ نے یہ کہا تھا کہ اس کی منظوری اور اس کے لیے حساس ایجنسیوں سے اور وزارت قانون سے رائے لی جائے، لیکن نہ وزارت قانون سے رائے لی گئی نہ ہی حساس ایجنسیوں سے، اور یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے اب آذربائیجان کی حکومت سے۔ اور گزشتہ روز جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں اس کی جو مختلف سمریاں ہیں اس کی منظوری بھی لے لی گئی ہے۔ یہ کیا واقعہ ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دنیا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن اور معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جناب رؤوف کلاسرا نے۔ بہت شکریہ رؤوف کلاسرا صاحب۔ یہ ایک نئی کہانی سامنے آ گئی ہے، سب سے پہلے تو اس کا ذرا تھوڑا سا ایک بتا دیجئے مجموعی طور پر یہ ہے کیا کہانی؟ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے یہاں پہ انٹیریئر منسٹری نے کہ مختلف ملکوں کے ساتھ یہ معاہدے کر رہے ہیں، مجرموں کے تبادلے کے معاہدے کر رہے ہیں، اور جیسے جو معاہدے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہم اس پہ تو آ کے کوئی بات نہیں کر رہے، آبجیکشن نہیں کر رہے۔ اس میں جو سکینڈلز ہیں، جو اس میں آپ نے جیسے کہا ایک سیریس قسم کی ریگولیرٹیز ہیں، وہ ذرا ڈفرینٹ ہے۔ آپ نے اس کی آذربائیجان کی بات کی ہے۔ 6 ماہ پہلے انٹیریئر منسٹری نے ایک لیٹر لکھا آذربائیجان کی گورنمنٹ کو، ان کو یہ کہا کہ آپ کے ہاں جو 5 پاکستانی ڈرگ بیرنز قید ہیں، آپ وہ ہمارے حوالے کریں، اور ان کو وہاں پہ سزائیں ہو چکی ہیں، ان پہ ثبوت تھے سب کچھ کے بعد، اور جو باقی ان کی سزائیں ہیں وہ پاکستانی آ کے یہاں پہ یہ جیلوں میں بھگتیں گے۔ آذربائیجان کی حکومت نے جواباً ایک لیٹر لکھا جس کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس بھی ہیں، اور میرا خیال ہے شاید اسکرین پہ بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں، انٹیریئر منسٹری سے کہا کہ آپ ہمیں لیٹر لکھیں، 5 پاکستانی یہاں پہ ڈرگ بیرنز ہم نے پکڑے، وہ یہاں پہ گرفتار ہوئے، ان کو سزائیں ہوئیں اور جیلوں میں ہیں۔ آپ نے اگر ان کو لینا بھی ہے اور اپنی پاکستانی جیلوں میں رکھنا چاہتے ہیں، ایک پراپر چینل کے ذریعے آئیں، ہمارے ساتھ معاہدہ کریں، اور اس کے بعد ہم ان کو آپ کے حوالے کریں گے۔ اچھا کلاسرا صاحب، بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد تفصیل سے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اصل میں یہ معاملہ ہے کیا۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاید وقت آ گیا ہے کہ وزارت قانون کو بند کر دیا جائے، کیونکہ وزارت داخلہ وزارت قانون کو اعتماد میں نہیں لے رہا۔ بریک کے بعد پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے آذربائیجان میں قید 5 پاکستانی اسمگلر جو کہ منشیات کی اسمگلنگ میں گرفتار ہوئے تھے، وہاں پر قید کاٹ رہے ہیں، انہیں پاکستان واپس لانے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ہے وہ اہم ترین خبر جس میں وزارت داخلہ نے وزارت خارجہ اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کی مرضی کے بغیر، ان سے کنسلٹ کیے بغیر، ان سے مشورہ کیے بغیر وفاقی کابینہ کو سمری پیش کی ہے، اور اس کی منظوری بھی ہو گئی ہے کہ ان اسمگلروں کو پاکستان واپس لایا جائے۔ قانونی طور پر وزارت داخلہ پابند ہے کہ وہ وزارت قانون سے مشورہ کرتا، انٹیلیجنس ایجنسیوں سے مشورہ کرتا۔ یہی وزارت خارجہ نے ہدایات جاری کی تھی وزارت داخلہ کو، لیکن وزارت داخلہ نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا اور
गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी भी करा दी। दुनिया न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन रऊफ क्लासरा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक हो गई थी क्लासरा साहब, अब आप बताइए कि असल में हुआ क्या ये। आपने जैसे थोड़ी सी तफसील इसमें बताई कि जब इन्होंने यहाँ से लेटर लिखा इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने आज़रबाईजान को, उन्होंने कहा जी हम आपको नहीं मानते, आपने अगर अपने ये 5 स्मगलर, ड्रग स्मगलर अगर आपने लेने भी हैं, पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक स्टेट टू स्टेट लेवल पर हमारे साथ एग्रीमेंट करें। हाँ, ये उस पर तैयार हो गए और फॉरेन ऑफिस ने इनको ये कहा और लिख के कहा, जैसे कि लेटर की कापी भी है हमारे पास, आपके पास भी इसकी होगी, उन्होंने इनको लिख के कहा कि ठीक है आप इनके साथ आज़रबाईजान के साथ मुआहदा करें, लेकिन ये मुआहदा करने से पहले आप वजारत कानून और सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स लें, उनके कमेंट्स लें, और ये जो मुआहदा हो रहा है इसको वेट करवाएं, अप्रूवल करवाएं आप जाके वजारत कानून से। ये बाकायदा तौर पे उन्होंने लिख के दिया। अब वजारत दाखिला ने क्या चालाकी की जिससे ये सारा स्कैम सामने आ रहा है और डाउट्स पैदा होना ये शुरू हो रहे हैं कि वो 5 स्मगलर जो हैं, ड्रग बैरन कौन पावरफुल लोग हैं जिनके लिए वजारत दाखिला इतनी एक्टिव हुई है। इन्होंने एक समरी बनाई है और ये कल काबीना के सामने इन्होंने पेश की है। इन्होंने ना तो वजारत कानून को बताया है, ना उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, ना ही सीक्रेट एजेंसीज का लिया है। अच्छा, बड़ी इसमें अगर इंटरेस्टिंग चीज़ जो है जवेद साहब कि इसमें पूरी समरी में इन्होंने कहीं पे नहीं लिखा कि हमें फॉरेन ऑफिस ने क्या कहा था, फॉरेन ऑफिस की क्या हिदायत थी, हमने कमेंट्स लेने थे या नहीं लेने थे। इन्होंने 2 काम के 2 कागज लगाए समरी के साथ। जो फॉरेन ऑफिस के साथ इनकी कम्युनिकेशन हुई है इन्होंने उठा के वो लगा दी उसके साथ। अब इसमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक चीज़ ये देखने वाली है कि जब तक आप 2 स्टेट्स लेवल पे आप कोई मुआहदा कर रहे हैं, और पाकिस्तान की वजारत कानून को बनाया ही इसीलिए गया था कि इस तरह के मुआहदों को वो देखे कि हुकूमत पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या हैं और कल को कोई लीगल कम्प्लिकेशन तो पैदा नहीं हो सकती। ये काबीना के साथ मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ काबीना के मेंबरों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है कि उनको ये पता ही नहीं है कि उनके सामने क्या डॉक्यूमेंट्स पेश हुए हैं। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि वहाँ पे 30-40 की इनकी कैबिनेट है, नाअहली की इंतहा देखे किसी ने इसको पढ़े ही नहीं है। और इसके साथ एनेक्चर लगा हुआ है ये इसका ये फॉरेन ऑफिस का, जिसमें क्लियरली फॉरेन ऑफिस ने लिखा है कि ये मुआहदा या ये जो आपका एग्रीमेंट है पहले जाएगा आपकी वजारत कानून के पास और फिर जाएगा सीक्रेट एजेंसीज के पास। अगर वो क्लियर करेंगे तो फिर कैबिनेट में आप लेके जाएं। उन्होंने कुछ नहीं किया, किसी ने पढ़ने की जहमत ही नहीं की। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता है। इस पर मौक़िफ़ जानने के लिए हमने बारहा राब्ता करने की कोशिश की है वज़ीर क़ानून मौला बख्श चांडियो साहब से, और हम अब भी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारा राब्ता हो, या वज़ीर इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा से हमारा राब्ता हो, लेकिन अभी राब्ता नहीं हो पा रहा। ये जो 5 लोग हैं आज़रबाईजान में, इसमें इंटरेस्ट क्या हो सकता है? क्योंकि यहाँ इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे लिखा हुआ है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर ऐसा किया जाए। ये बड़ी बात है जी कि हमारी वजारत दाखिला भी इंसानी हमदर्दी के ये कंसेप्ट से एक तरह की आगाह है। ये बड़ी वे किस्म की ये समरी बनाई गई है। इसमें इतना लिखा गया कि 5 पाकिस्तानी ड्रग स्मगलर जो हैं वो वहाँ पे आज़रबाईजान में पकड़े गए थे, जेल हो गई थी, सजा हो गई थी। और अब हम ये चाहते हैं कि इंसानी हमदर्दी बुनियाद पर पाकिस्तानी जेलों में आगे सजा काटें। इससे ये समरी में ये जो मैं कह हाफ कुक्ड है, हाफ बैग्ड है, और मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको किसने बनाया और कैसे अप्रूव किया जा सकता है। इसमें स्मगलरों के नाम नहीं है, उनके एड्रेसेज नहीं है, उनकी कोई उन पे जो चार्जेस लगे थे वो नहीं है, जो प्रोसीडिंग हुई आज़रबाईजान में उनकी डिटेल नहीं है। और प्लस इस समरी के साथ कोई मुआहदा नहीं है। जो मुआहदा आप कर रहे हैं वहां पे आज़रबाईजान के साथ कैबिनेट के सामने पेश नहीं किया गया। जो कैबिनेट में डेफ एंड डम बैठे हुए हैं उन्होंने ना वहां पे डिमांड किया कि ये जो प्रोटोकॉल आप साइन करने वाले हैं 5 ड्रग स्मगलर्स के लिए, वो मुआहदे की हमें कापी तो दिखाएं। उसमें क्या लिखा आपने? कोई मुआहदे की कापी नहीं दिखाई गई। वहां पे कोई लॉ मिनिस्ट्री का वहां पे उन्होंने ओपिनियन नहीं दिखाई, कोई सीक्रेट एजेंसीज की तरफ से रिपोर्ट नहीं पेश हुई। ये सादा एक वेग, एक डाउटफुल किस्म की एक समरी बनी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, वहां पे पेश हुई, सर्कुलेट हुई। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है जो इसमें बड़ा स्कैंडल बनता है वो ये है कि वहां पे वजीर कानून जो हैं ये मौला बख्श चांडियो साहब वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी पढ़ने की कोशिश जहमत नहीं की कि इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या लिख के दिया है कि हुजूर आपकी ओपिनियन जरूरी है। और सिर्फ ये एक नहीं था एग्रीमेंट, ये 3-4 और एग्रीमेंट कल पेश किए गए हैं और जो ये दूसरे मुल्कों के साथ किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक मेंबर ने नहीं पूछा कि भाई साहब आप इतने बड़े मुआहदे कर रहे हैं, और यूक्रेन के साथ भी है ये। अच्छा, इसमें रऊफ साहब एक बड़ा अहम नुक्ता यह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पूरी कौम मुत्तफिक है और मुतालबात किए जाते रहे हैं। अपने प्रोग्राम्स के जरिए से हम ये नुक्ता उठाते रहे हैं। उसके लिए तो वजारत दाखिला कुछ नहीं कर रही। वजारत दाखिला का मुझे अभी भी इस पे ये कोई शक नहीं है। बड़ा आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि उस वक्त हुकूमत ये पाकिस्तान से कहा गया था कि आफिया सिद्दीकी को वापस नहीं ला सकते, फाइन जो उसको सजा हो गई है चलें पाकिस्तान में लें, यहाँ की जेलों में आके वो काट ले। लेकिन उस वक्त जो हमें एक एक्सक्यूज दिया गया था वो ये कहते थे आफिया सिद्दीकी क्योंकि वो अमेरिकन शहरी हैं
लिहाजा अमेरिकन शहरी को हम पाकिस्तान नहीं ला सकते। तो उसमें दूसरा सवाल ये पैदा होता था, अगर वो अमेरिकन शहरी हैं तो पाकिस्तान में इतना क्यों हंगामा मचा हुआ है, फिर इतना क्यों आपने एक तरह का रोला डाला हुआ है? एक तो ये चीज है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तीसरी बात ये मुझे समझ नहीं आ रही, यूक्रेन में हमारे कौन से बंदे हो सकते हैं, हमारे आयरलैंड में कौन से ऐसे अफेंडर्स हो सकते हैं? इतने ममालिक मिडिल ईस्ट में हमारे इतने कैदी हैं। नहीं, मिडिल ईस्ट में है, हजारों पड़े हुए हैं, यूरोपियन कंट्रीज में पड़े हुए हैं, उनके साथ तो आप कर नहीं रहे। अजरबैजान के साथ कर रहे हैं, यूक्रेन के साथ कर रहे हैं, आयरलैंड में कर रहे हैं, वहां पे 8 होंगे, 10 होंगे, 5 होंगे। एक कौमी असेंबली में एक वहां पे लिस्ट पेश हुई थी जिसमें बताया गया था कि हजारों पाकिस्तानी कैदी जो हैं वो वहां बैरून मुल्क पड़े। इंडिया में बहुत सारे पड़े, इंडिया के साथ आप क्यों नहीं मुआहदे करते इस तरह के? जो आपके करीबी लोग हैं वो नहीं कर रहे। इन 5 स्मगलर जो हैं, ड्रग बैरन्स हैं, पता उनके लिए कहां से इंटीरियर मिनिस्ट्री में बैठे हुए जो लोग हैं, अचानक हमदर्दी आ गई है। उन्होंने तमाम प्रोटोकॉल को एक तरफ रखते हुए ये वजारत कानून को बाईपास करते हुए उसके बाद दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनको भी बाईपास किया है। मेरे ख्याल में जो बड़ा स्कैंडल जो है वो ये नहीं है कि वजारत दाखिला ने ये काम किया है कि बाईपास किया, पूरी हुकूमती नेटवर्क को, सिस्टम को डिसीव किया। इससे बड़ा मेरा ख्याल है ऑफेंस किया कैबिनेट के मेंबर्स ने, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ते कि पाकिस्तान के इतने इंपॉर्टेंट फैसले जो कबीना में किए जाते हैं उसमें कोई बंदा पढ़ते ही नहीं है ना उनको कोई पता है ना इंटरेस्ट है। उनको एक तरह का फोल्डर आ जाता है, फोल्डर सामने पड़ा होता है, अच्छा जी ये प्रोटोकॉल है, ठीक है, डन। अच्छा, मैंने अपने सोर्स से पूछा जो कबीना के थे, मैं कहा कल इस पर कोई बहस हुई? उल्टा उसने मुझसे पूछा, उसने कहा किस चीज पे बहस होनी थी? मैं कहा जनाब इतनी इंपॉर्टेंट ये समरीज आ रही थी, कोई बातचीत नहीं। उसने कहा हमने तो कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने पेश किया, कबीना ने कहा अप्रूव्ड। जब लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी नहीं पता कि मेरी वजारत का क्या रोल है, मैंने क्या कमेंट करने, मैंने क्या स्टैंड लेना है, उसमें लॉ मिनिस्ट्री में जो एक डिटेरियोरेशन हुई है वो डॉक्टर बाबर अवान के जाने से हुई है। डॉक्टर बाबर अवान को कुछ भी कहें, मैं उन्हें जाती तौर पर जितना जानता हूं, इंटेलिजेंट आदमी है, और कबीना में उनके जाने के बाद कबीना के लोग बड़े खुश हैं क्योंकि वो वहद आदमी थे जो पढ़ के भी जाते थे, क्योंकि लॉ का बैकग्राउंड था बहुत ज्यादा। अच्छा, हर एक चीज को उनका पॉइंट बना के जाते थे, बड़े वजीर उनसे तंग थे। और उनको बकायदा मुझे याद है जो उनका टाइटल था वहां पे ये कबीना में, और वजीर आजम साहब गिलानी साहब ने दिया हुआ था, अपोजिशन लीडर के तौर पर मशहूर थे। अच्छा, उनको कहा जाता कि कबीना में डॉक्टर बाबर अवान एक तरह के अपोजिशन लीडर हैं। ठीक है। हाँ, जब से वो केस उन ZAB का लड़ने के लिए वो वजारत से वो निकले हैं, उन्होंने खुद छोड़ी है, वो गए हैं, तो वजारत कानून बिल्कुल यतीम होकर रहेगी। जिसका मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो बंदा आता है अपनी मर्जी के वहां पे एग्रीमेंट लेके जा रहा है कुछ, और चांडियो साहब मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे, इसी चीज में खुश हैं कि मैं वजीर बन गया हूं। और कबीना में जो एक मेरा ख्याल है एक बहुत नुकसानदेह चीज हो रही है, वहां पे हेल्दी डिबेट नहीं हो रही, वहां पे डिस्कशन नहीं हो रही, वहां पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। एक बड़ा अहम नुकता है क्लासर साहब, जल्दी से अगर आप बता दें, वक्त भी खत्म हो रहा है। चलें, हम इन लोगों को पाकिस्तान ले भी आते हैं। पाकिस्तान की जेलों की जो सलाहियतें हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, वो हैं कि यहां आके कोई उनकी इस्लाह हो जाए। इस्लाह क्या होगी? मुझे तो एक और बड़ी सीरियस बात लग रही है कि जितनी मोहब्बत और मेहनत से इन 5 स्मगलर्स के लिए जो ड्रग बैरन जो उन्होंने दुनिया भर में हमें बदनाम के समरी बना के जिस तरह की अप्रूवल कल कैबिनेट से ली गई है, उनको आपका क्या ख्याल है जेलों में रखने के लिए लाया जा रहा है? उनको कोई ना कोई क्लेमेंसी दिलवाई जाएगी, कहीं ना कहीं से रियायत दिलवाई जाएगी, कोई हो सकता है कि उनके लिए प्रेसिडेंशियल एक तरह का पार्डन मिल जाए। जैसे कि ये बहुत बड़ी गेम प्लान है 5 स्मगलर का, ड्रग स्मगलर के लिए समरी बना, जेलों की इस्लाह के लिए वो नहीं आ रहे। और आजकल जेलों में आपको पता है क्या सहूलत नहीं मिलती। पाकिस्तान का कौन सा वहां पे कैदी है जिसके पास ऐसा मोबाइल टेलीफोन मौजूद नहीं है, कंटैक्ट्स नहीं हो सकते, वहां उनको सख्ती हो सकती है अजरबैजान में। ठीक है, पाकिस्तान में आए कि जेलों में ये लोग बड़े मजे से रहेंगे, ये अयाशी करेंगे, पैसे वाले बंदे जिनके लिए ये पाकिस्तान का वजीर दाखिला इतना परेशान है कि वो लेटर लिख रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, वो समरिया बना रहा है, वो आम लोग नहीं है। इसलिए आप और मैं उनके लिए ना परेशान हूं कि वापस आकर उनकी इस्लाह होती है नहीं होती, वो बिल्कुल बड़े अच्छे हालात में पाकिस्तानी जेलों में मजे करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासरा साहब। इंतहाई अहम खबर, वजारत दाखिला को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाइश के मुतालिक भी कुछ इक़दामात करने चाहिए। और कुवैत में एक पाकिस्तानी कैद है शुएब डार, जिन्हें हमने अपने प्रोग्राम में भी दावत दी। वो कैद भी गुजार चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं, जुर्माना भी दे चुके हैं, लेकिन वो अब कैद हैं। लेकिन सिर्फ 5 स्मगलरों के लिए, मनशियात के स्मगलरों के लिए इतनी बड़ी मेहनत की जा रही है, इतना बड़ा काम किया जा रहा है। वजारत दाखिला के लिए एक इंतहाई अहम सवाल है और पूरे पाकिस्तानी अवाम ये सवाल उठा रहे हैं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम न्यूज वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिंध में सैलाब ने तबाही मचाई है और लाखों अफराद इससे मुतासिर हुए हैं, और इस वक्त लाखों की तादाद में अफराद हैं जो मुख्तलिफ वबाई अमराज का भी शिकार हैं। और इस वक्त जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उसमें सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बन चुकी है।
پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ کی جانب سے اپیل کی گئی ہے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے۔ وہاں پر صورتحال ہے کیا، یہ جاننے کے لیے وہاں پر پہنچی ہیں دنیا نیوز کی ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز محترمہ نسیم زہرا، جو اس وقت موجود ہیں انڈس ہائی وے کے قریب رنگ روڈ پر میرپور خاص میں۔ بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ، آپ یہاں پر پہنچی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں کی ذرا تصویر بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ اچھا، جہاں اس وقت ہم السلام علیکم جاوید، شکریہ بہت بہت، اور ناظرین السلام علیکم۔ جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں یہ میرپور خاص سے تھوڑی باہر جگہ رنگ روڈ ہے، یہ انڈس ہائی وے ہے، اور انڈس ہائی وے کے ہم نے دیکھا یہ کہ ہم حیدرآباد سے نکلے ہیں اور میلوں میل دونوں اطراف میں کیمپس ہیں جہاں کے لوگ آ کے رہ رہے ہیں۔ جو جتنے یہاں ٹنڈو یار کے اسپیسیفکلی گوٹ ہیں وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ان سب کا کہنا یہ ہے کہ 5 فٹ 4 فٹ پانی ان کے گھروں میں ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ان کے گھر بالکل تباہ ہو گئے ہیں، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے سر و سامانی کے عالم میں پڑے ہیں۔ ہاں کئی ٹینٹس وغیرہ ملے ہیں، لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم گھر واپس نہیں جا پائیں گے۔ مختلف جو اس وقت فگرز ہیں، چاہے یو این ڈی ایم اے کے فگرز ہیں یا اس وقت یو این کے فگرز ہیں، اس کے مطابق لاکھوں لوگ ہیں جو کہ بے گھر ہوئے ہیں، اور ساتھ ہم نے دیکھا کہ ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ جاوید، یہ تمام جو فگرز ہیں یہ تو آپ بارہا سن رہے ہیں، بار سن رہے ہیں، اور جو دوسری بات ہے جو اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکایت یہ ہے، اور شکایت کیا اگر جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں سے یہاں گھوم کے، تو ان کے پاس امداد نہیں ابھی پہنچ پا رہی۔ دو چیزیں، ایک ہے کہ واپس اپنے گھروں میں کیسے جائیں، اور بات یہ کمال کی ہے کہ یہ 18 دن 20 دن 25 دن ہو گئے ہیں، ان کے جو گھر ہیں وہ پانی میں بالکل ڈوبے ہوئے، بہتوں کے تو تباہ ہو گئے ہیں۔ پانی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی بات، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ جو پانی ہے، ایک تو بارش کا پانی آیا ہے، دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ ان کا کہنا ہے کہ جو پر اثر لوگ ہیں، جو کہ کرتا دھرتا ہے، ان کے علاقوں میں سے پانی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے نہروں میں شگاف ڈالے گئے ہیں۔ ہم کل اپنا پوری کوشش کریں گے کہ ہم جا کر کے ان علاقوں کو دیکھیں اور ان لوگوں سے بات کریں جو عینی شاہد ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ طوفانی بارش کو تو روکا نہیں جا سکتا، لیکن دوسری طرف یہ کہ اگر یقیناً ایسے ہوا ہے کہ پانی اور جگہوں سے اس کا انخلا ہو کر کے ایسی جگہوں پہ بھیجا گیا جہاں یہ بالکل بے سہارائی لوگ ہیں، اور اس وقت جو یہاں خود عینی شاہد ہیں لوگ، وہ آپ کو بتا پائیں گے کہ اس وقت صورتحال یقیناً ایسی ہے کہ ان کا مطلب ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ دوسرے وقت کا کھانا کس طریقے سے آئے گا۔ اس سے پہلے ہم رکے ایک اور جگہ پر ادھر ہی along the انڈس ہائی وے، تو ہمارے پیچھے بچے بھاگے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کہہ رہے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو پھر جو وہاں کے لوگ تھے ان کے بڑے، انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک چاول نہیں آئے ان کے پاس، یعنی کہ کھانے کا ان کے پاس کچھ سامان نہیں آیا۔ ہمارے برابر میں جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں ایک پیٹرول پمپ ہے، وہاں کے یہ میں بتاتی چلوں کہ ذاتی طور پہ جو لوگ ہیں اپنی نیکی کے باعث وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ حکومت شاید کر رہی ہو، ہم نہیں کہہ سکتے حتمی بات، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو لوگ یہاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی ان تک کوئی امداد نہیں پہنچی، اور میرپور خاص از ٹرولی اے ڈیزاسٹر اسٹرک ایریا۔ ٹھیک ہے محترمہ نسیم زہرا صاحبہ، بہت شکریہ۔ آنے والے دنوں میں ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے کیونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں اپنے پروگرامز میں کہ کیا صورتحال ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں سیلاب زدہ علاقوں کی صورتحال بتا رہی تھیں، اور نسیم زہرا صاحبہ کا کہنا تھا کہ یقینی طور پر کافی صورتحال خراب ہے، اور میرپور خاص جو ہے وہ تقریباً مکمل طور پر پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ 2 روز قبل ہماری سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سے ایک تفصیلی نشست ہوئی دبئی میں۔ سابق صدر پرویز مشرف اس بات پر پرعزم ہیں کہ وہ 23 مارچ 2012 کو واپس پاکستان آئیں گے، یہ انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے۔
साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का ये कहना था कि पाकिस्तानी अवाम मौजूदा क़यादत और दोनों बड़ी जमातों से मायूस हो चुके हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए मुल्क में दयानतदार और मुखलिस क़यादत की ज़रूरत है, जो कि नहीं है। लिहाजा साबिक सदर अपनी जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर पेश करते हैं। परवेज मुशर्रफ इमरान खान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ इत्तेहाद को बामानी समझते हैं। अलबत्ता साबिक सदर कराची पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को इंतहाई अहम समझते हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अपनी गुफ्तगू में कुछ गलतियों को तस्लीम किया और बहरहाल अपने दौरे इख्तिदार के तरक्याती कामों और बेहतरीन माशी पॉलिसियों का भी जिक्र किया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि वो आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनके दिल में पाकिस्तानियों का दर्द है, लिहाजा वो पाकिस्तान वापस आने के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्की सियासी हालात पर उनका मौक़िफ़ था कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, सैलाब है, डेंगी है, मरकजी हुकूमत सैलाब से और पंजाब की सूबाई हुकूमत डेंगी से निपटने में नाकाम हो गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ज़ाती मफादात हैं। अमरीका समेत उनका कहना था कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं कर सकता जब तक हम खुद इस साजिश में शरीक ना हो जाएं। एक सवाल पर उनका यह कहना था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर नहीं आना चाहते, सियासत नहीं करना चाहते, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जानते हैं कि मेरे दौर में माशी पॉलिसियां क्या थीं। कुछ दिन कबल विकी लीक्स में जो डॉक्टर फारूक सत्तार के हवाले से एक बयान सामने आया था, जिसकी आज डॉक्टर फारूक सत्तार ने सख्ती से तरदीद भी की है, जिसमें कहा गया था कि 12 मई के वाकयात में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, सियासी जमातों के कुछ अस्करी विंग और एक खुफिया एजेंसी का नाम भी लिया गया था, उसकी सख्ती से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने तरदीद की और उन्होंने कहा कि उनको अगर डॉक्टर फारूक सत्तार ने इस किस्म का बयान दिया है, विकीलीक्स में जो सामने बात आई है, वो इसे मदहका खेज करार देते हैं और कैसे हो सकता है कि बहैसियत सदर वो किसी को गोली से उड़ाने का हुक्म दे सकते हैं। साबिक सदर का यह भी कहना था कि कराची में सियासी जमातों की अपनी कशीदगी है, जिसकी वजह से 12 मई का वाकया हुआ। उनका यह भी कहना था कि 12 मई को वो सिंध हुकूमत के साथ राब्ते में थे और सिंध हुकूमत से वो इसलिए राब्ते में थे कि चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को एयरपोर्ट से कराची शहर कैसे लाया जाए, बाय रोड लाया जाए या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको कोई राय देनी है या फीडबैक देना है तो हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।